नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी और एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th हम लोग पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। क्लास 6 एनसीईआरटी ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, क्लास 7th स्टार्ट की है अभी। एक लेक्चर इसमें हो चुका है और ये दूसरा लेक्चर है। अगर किसी ने भी पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो प्लीज़ एक बार जाके लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि कुछ फाउंडेशंस और कुछ बेस ऐसा है जो पिछले लेक्चर्स के थ्रू ही आपका डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग किस तरह से हैं और वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने आपको बताया था जो हमारी पृथ्वी है वो उसके 3 पार्ट्स हैं, वो 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे था आपका लिथोस्फेयर, और दूसरा था आपका एटमॉस्फेयर, और तीसरा था आपका हाइड्रोस्फेयर। तो आज हम स्पेसिफिकली लिथोस्फेयर की बात करेंगे, यानी भूमंडल की बात करेंगे आज हम स्पेसिफिकली कि हमारा जो भूमंडल है उसके कितने भाग होते हैं, कितने किलोमीटर गहराई तक कौन सा पार्ट पाया जाता है और उनमें क्या क्या पाया जाता है। ये हम भूमंडल वाले इस चैप्टर में, इस पार्ट में कवर करेंगे। चलिए, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 भाग में बटी हुई है। यानी जो भूमंडल लिथोस्फेयर है, पृथ्वी का भूमंडल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट यानी भूपर्पटी, मेंटल मेंटली बोलते हैं हिंदी में भी, और कोर को कोर बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में आप कोर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको भूपर्पटी बोलते हैं। उसके अंदर जब हम जाते हैं कुछ किलोमीटर गहराई तक तो वो मेंटल होता है, और जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का उसको हम कोर कहते हैं। जो केंद्र होता है पृथ्वी का उसको हम कोर कहते हैं, वो भी मेंटल से लेकर कुछ किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। यानी संसार की जो सबसे गहरी खान है वो 4 किलोमीटर दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। 4 किलोमीटर गहरी है। ठीक है, और तेल की खोज के लिए जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने 6 किलोमीटर गहराई तक भी खोदा हुआ है नीचे। इन सभी को पता ही है जो तेल है वो कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक, अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है, यानी ये भूपर्पटी है यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग, और यहाँ से लेके अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है यहाँ तक, तो हमें कितना किलोमीटर, 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा पृथ्वी के अंदर, तब जाके हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी क्रस्ट है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम। यानी उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं क्रस्ट यानी भूपर्पटी में, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा मेंटल है, यानी पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाते हुए जो सेकंड लेयर आती है उसको हम कहते हैं सीमार। तो ये किस किस से मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। नंबर 3 पे आता है केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं केंद्र या कॉर्ड। वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, निकिल और फेरस। यानी वहां पर द्रवित लावा प्रेजेंट होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वहां पर, यानी लावा फॉर्म में प्रेजेंट होता है वहां पर। और उसमें क्या क्या होता है, निकिल होता है और उसमें फेरस होता है। ठीक है, ये पिक्चर आप देखिए। जो हमारी महाद्वीपीय पर्पटी होती है, ये जो महाद्वीप होते हैं ऊपर से लेके लगभग 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक ये मोटी होती है। यानी अगर हम ये पृथ्वी की बात करें यहाँ पे ऐसे, तो और इसको हम ऐसे 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो पोर्शन है ऊपर, ये महाद्वीपीय पर्पटी, ये होती है कितने, 30 किलोमीटर ऊपर से लेके। उसके बाद यहाँ पे मेंटल आता है, और उसके बाद यहाँ पे ये आता है आपका कोर या कोर। ठीक है, महासागर में इसकी जो गहराई है वो कम होती है थोड़ी। क्यों कम होती है, क्योंकि कुछ किलोमीटर तक, लगभग 5 किलोमीटर तक तो आपका समुद्र का पानी ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जाके क्या होता है, भूमि शुरू होती है, यानी तल, समुद्र तल इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर जो भी लगभग 5 किलोमीटर तक गहराई होती है, समुद्र में 5 किलोमीटर तक गहराई होती है, और महाद्वीप या महाद्वीपीय पर्पटी की जो गहराई होती है
स्थल भाग में वो कितनी होती है, लगभग 30 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पिक्चर आप देखिए ध्यान से। इससे पहले आप किस डायग्राम पे आप नजर अपनी लेके जाइए। जो हमारी पृथ्वी का लिथोस्फीयर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ये, इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट। ये 100 किलोमीटर, टोटल 100 किलोमीटर तक होता है, 0 से 100। उसके बाद नंबर आता है मेंटल का। ठीक है, तो जो मेंटल होती है वो 100 किलोमीटर से लेके, यहाँ पे दिखाया गया है 29 किलोमीटर तक होती है मेंटल। उसके बाद नीचे आता है आपका कोर, और ये 2900 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक होती है आपकी कोर। ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। भूपर्पटी, मेंटल, और फिर आता है आपका कोर। 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर, और 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर। ये 3 भागों में डिवाइड होती है जो हमारी लिथोस्फीयर होती है, जो भूमंडल होता है पृथ्वी का। अब इस फोटो पे हम लोग आते हैं, इस पिक्चर पे। इसमें क्या किया है, जो भूपर्पटी है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी जो भूपर्पटी होती है हमारी, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और जो मेंटल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और जो कोर है हमारी वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, जो भूपर्पटी है उसके 2 पार्ट्स, उसको अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ऐसे उसको बोलते हैं। उसके बाद में जो मेंटल है उसको भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। यानी इसको आप देखिए, ये वाला पोर्शन, ये और ये। ठीक है, इसको अपर मेंटल और इसको लोअर मेंटल। उसके बाद में हमारा आता है कोर। कोर को भी ऐसे बोलते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये क्यों इस तरह से बांटा हुआ है, ये इस तरह से बांटा हुआ है कि जब ऊपर से, यानी भूपर्पटी से नीचे की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ आप चलते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर आता है आपका भूपर्पटी। भूपर्पटी से जब मेंटल आता है, यानी भूपर्पटी से जब मेंटल स्टार्ट होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये भूपर्पटी यहाँ तक है उसके बाद ठीक मेंटल शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना है वो एकदम से परिवर्तित नहीं होती, वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है उसमें, इस प्रकार से। यानी यहाँ पे कुछ जो लक्षण है वो भूपर्पटी के नजर आएंगे आपको, और धीरे धीरे ये जो लक्षण है ये मेंटल में परिवर्तित होते नजर आएंगे। तो ये जो बीच का जो पोर्शन होता है, यानी भूपर्पटी और मेंटल के बीच का जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी असंबद्धता, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो पूरी तरह से क्रस्ट के यानी भूपर्पटी के लक्षण होते हैं, और ना ही पूरी तरह से मेंटल के लक्षण होते हैं। एक मिक्स टाइप का लक्षण यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता, जो मेंटल को और क्रस्ट दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। इसलिए इनको क्या किया गया है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो लक्षण है वो चेंज होते जाते हैं। इसकी जो कंपोजिशंस है, वो लिथोस्फीयर की कंपोजिशन है वो चेंज होते जाती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो पर्पटी है वो, उसको हम बोलते हैं सियाल, और जो मेंटल है उसको हम बोलते हैं सीमा, और जो कोर है उसको हम बोलते हैं नीफे। 3 तरह से इसको हम याद रखते हैं। ठीक है, ये किलोमीटर्स वगैरह आप इसमें देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। इसका कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया। सबसे ऊपर आता है आपका क्रस्ट, फिर मेंटल, मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, उसके बाद में आता है कोर। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है, और जो इनर कोर है वो 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट में आते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, सेल और मिनरल्स क्या क्या होता है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट होता है, ये ऊपरी भाग है। ठीक है, ये ऊपरी भाग जिन जिन चीजों से मिलके बना हुआ है उन्हीं को सेल कहते हैं। जैसे कहीं पे कंकर पत्थर होगा, कहीं पे रेत होगा, कहीं पे चिकनी मिट्टी होगी, कहीं पे पहाड़ होगा, कहीं पे मोटे मोटे पत्थर होंगे। तो ये सब चीजों से मिलकर हमारी ये जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ये मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं को हम कहते हैं रॉक्स। इन्हीं को हम कहते हैं
रॉक्स। अब इन रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स कैसे कैसे होते हैं? मिनरल्स जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड पाया जाता है, कोल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो संगमरमर होता है वो पाया जाता है। उसके बाद में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये सब मिनरल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो सब मिनरल्स इन रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब मिनरल्स रॉक्स में पाए जाते हैं। ये सब मिनरल्स आपको कहाँ पे? मेंटल में या कोर में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेंटल या कोर में देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो ऊपर ये लिथोस्फीयर का जो ऊपरी पार्ट है, क्रस्ट, उसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? देखिए रॉक्स जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्निशियस मतलब होता है आग्नेय शैल, ठीक है। और ये भी 2 तरह की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट में थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करके आपको बताता हूँ। जो इग्निशियस सेल, यानी हिंदी में अगर इनको बोले तो आग्नेय सेल हम बोलते हैं। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की आग्नेय सेल होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? चलिए देखते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। देखिए आप इस पर ध्यान दीजिए, ये है आपका ये पृथ्वी का आंतरिक भाग मान लीजिए आप। ऐसे गोल पृथ्वी है, ऐसे गोल पृथ्वी है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग मान लीजिए जहां पर लावा भरा हुआ है, ठीक है। जहां पे लावा भरा हुआ है या नीफे हम उसको बोलते हैं, ठीक है, नीफे। तो ये जो लावा है ये पृथ्वी से निकलकर बाहर आता है, ऐसे पृथ्वी से निकलकर ऐसे बाहर आता है। और कुछ लावा पृथ्वी से बाहर निकलकर उसकी दीवार पर ऐसे जम जाता है, ठीक है। पृथ्वी से बाहर आकर उसकी दीवार पर ऐसे जम जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो बाहर आकर दीवार पर आके जम जाएगा इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स या एक्सट्रूसिव आग्नेय सेल, ठीक है। बट कुछ लावा ऐसा होता है जो पृथ्वी की दीवारों के अंदर अंदर, पृथ्वी की दीवारों के अंदर अंदर फैल जाता है और वहीं पर जम जाता है। यानी लावा का कुछ भाग तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर आकर फैलता है, ऊपरी परत पर आकर जो फैलता है उसको एक्सट्रूसिव आग्नेय सेल बोलते हैं, यानी जब वो जम जाता है, कठोर हो जाता है। बट कुछ लावा जो है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाकर बाहर नहीं निकल पाता, बाहरी परत पर नहीं आ पाता, बट अंदर ही अंदर दरारों में फैल जाता है, और दरारों में फैलने के बाद वहीं पर जम जाता है। तो इस जमे हुए लावा से जो रॉक्स बनती हैं, जो सेल बनते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव आग्नेय सेल। यस, ये आप ये फोटो पे आप थोड़ा नजर डालें यहाँ पर देखिए ये जो लावा यहाँ पे मैग्मा, लावा को हिंदी में मैग्मा बोलते हैं, ये लावा भरा हुआ है पृथ्वी के अंदर। ये लावा जब यहाँ से होते हुए बाहर निकलता है, और ये अगर यहाँ से निकलकर बाहर यानी बाहर वाली परत पर फैल जाएगा, ठीक है, और ठंडा होने के बाद जम जाएगा। तो ठंडा होने के बाद जमने पर जो रॉक्स का निर्माण होता है, जो सेलों का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव यानी बाहरी, बाह्य एक्सट्रूसिव आग्नेय सेल। लेकिन अंदर अंदर ये जो देखिए यहाँ पे दरारें हैं, इनके अंदर अगर लावा भर जाएगा और जमा हो जाएगा और सूख जाएगा, कठोर बन जाएगा, तो इसके फैलने से, कठोर होने से जो सेलों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं इंट्रूसिव यानी आंतरिक आग्नेय सेल। आंतरिक आग्नेय सेल और बाह्य आग्नेय सेल ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? ये जो सेल बने हैं, इग्निशियस सेल या आग्नेय सेल जो बने हैं, हमारी पृथ्वी की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे धूप, बारिश, बहुत तेज हवा चल रही होती है, या मनुष्य के यूज करने से या मनुष्य के क्रियाकलापों से ये जो आग्नेय सेल हैं ये छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर बहाकर ले जाए जाते हैं, और ये सेडिमेंट, ये जो आग्नेय सेल के छोटे छोटे कण हैं यानी जो अवशेष हैं, कटा छटा जो पार्ट है, ये एक जगह पर जाकर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं, ठीक है।
तो जब ये जमा हो जाते हैं तो कई हजार वर्षों के बाद इन जमा हुए सेलों के कणों से एक नए सेल का निर्माण होता है और उसी सेल को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी सेल। जैसे नाम से पता लग रहा है अवसाद, अवसाद मतलब अवशेष या इग्नीशियस सेल के जो अवसाद थे, इग्नीशियस यानी आग्नेय सेलों के जो अवसाद है उसके टूटने से, कटने छटने से, बहाकर ले जाने से एक जगह पर जमा हो गया, जमा होने के बाद में हजारों सालों के बाद यानी उच्च ताप और दाब पर ये जो कण थे वो क्या हो गए, एक सेल में निर्मित हो गए, सेल में इनका निर्माण हो गया। इन्हीं सेलों को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी सेल। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स देखिए ये जो अवसादी सेल हो गया, सबसे पहले हाँ इस चक्र पे आप नजर डालिए, ये मैग्मा यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था, यहाँ से बनता है क्या, आग्नेय सेल, इग्निशियस सेल। ये देखिए ऐसे, यानी लावा जो बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो जमीन पर फैल जाता है, फैलने के बाद में वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो उसी लावा के ठोस होने से, जमने से जो सेल बनते हैं उनको बोलते हैं आग्नेय सेल। और जब ये आग्नेय सेल अवसादों में टूट जाते हैं, ठीक है, अवसादों में टूट जाने के बाद अत्यधिक यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हजारों सालों के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अवसादी सेलों में। अवसादी सेल में के बाद इनके ऊपर यानी और ज्यादा हजारों यानी और ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होने के बाद, ठीक है, ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, कायांतरित सेल में यानी मेटामॉर्फिक सेल में। ठीक है, और ये जो मेटामॉर्फिक सेल है ये भी कुछ हजारों वर्षों के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वापस से मैग्मा यानी लावा में परिवर्तित हो जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम रॉक साइकिल, यानी सेल किस प्रकार से निर्मित होता है, वापस किस प्रकार से उसका रूपांतरण होता है दूसरी सेल में, और दूसरी सेल में रूपांतरण होने के बाद वापस वो किस प्रकार से मैग्मा में या लावा में परिवर्तित हो जाता है, यही है रॉक साइकिल। और सेल आपको समझ में आ गए होंगे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आग्नेय सेल, उसके बाद अवसादी सेल और उसके बाद कायांतरित सेल। और इनका निर्माण कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चैप्टर में इतना ही था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, एक चैप्टर आगे आएगा पृथ्वी के आंतरिक भागों में जिस प्रकार के सेल पाए जाते हैं और उस किस सेल में किस प्रकार के सेल में किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए इस पर बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, द रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा से बनी हुई जो रॉक होती है वो उसको क्या कहते हैं, चलिए बताइए। इग्निशियस रॉक। ठीक है, इग्निशियस रॉक किस में परिवर्तित होती है, सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री किस में परिवर्तित होती है, मेटामॉर्फिक में। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, कोर। ठीक है, उसके ऊपर किस क्या होता है, मेंटल, और सबसे बाहर क्या होता है, क्रस्ट। ठीक है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल्स है, मैंने आपको बताया था अभी, बताइए, ये मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, ऐसी कौन सी रॉक्स हैं जिनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं यानी अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनमें अवशेष पाए जाते हैं, बताइए किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके अभी ये सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इन सबसे पतली जो परत है अर्थ की वो कौन सी है, सबसे पतली परत, बताइए। हमने ये स्ट्रक्चर में पढ़ा था, देखिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। यहाँ पे क्या है नीचे, और ये था 6000 किलोमीटर तक, उसके बाद मेंटल था, कहाँ तक था, 2900 किलोमीटर, और सबसे पतली जो परत है वो 100 किलोमीटर तक, कौन सी है, क्रस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्रस्ट। चलिए नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। कोर, कोर किसको कहते हैं, देख लीजिए इसको। सबसे पहले आप देख लीजिए मिनरल कोर। अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस को हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और वो किससे मिलकर बनी होती है, सीआर।
सियाल, मैंने आपको बताया था सिलिका और एल्यूमिनियम, इसी को हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, अर्थ सरफेस या आप इसको कह लीजिए क्रस्ट। नेक्स्ट है मिनरल्स, इसको किससे मैच करेंगे? यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, बिल्डर मिनरल्स का यूज होता है उसमें। ठीक है, या मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम किससे मिलकर बनता है? देखिए सीमा, ये क्या है? सीमा, और सीमा किस में था? मेंटल में। ठीक है, तो मेंटल में क्या पाया जाता है आपका? मिनरल्स, तो ये इसके साथ में मैच हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस या इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर में क्या होता है? कोर, इनर मोस्ट लेयर क्या है? उसको क्या बोलते हैं हम? कोर। उसके बाद में आता है आपको देखिए चेंजेस इनटू स्लेट, जो क्ले होता है ये इसके साथ मैच हो जाएगा। क्ले यानी चिकनी मिट्टी बोलते हैं क्ले को। क्ले चिकनी मिट्टी अत्यधिक ताप और दाब पर हजारों वर्षों के बाद किसमें परिवर्तित हो जाती है? स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में एक क्या बच गया? रॉक्स, रॉक्स बच गया, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रॉक्स, या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। बताइए किसमें ये मैच होगा? रॉक्स, रॉक्स 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 मैंने आपको बताया था कि जो रॉक्स होता है वो क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन होता है, या प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, तो ये रॉक्स हो जाएगा इसके साथ मैच। हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस बेस्ड थे इसके ऊपर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में भी आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आने वाले चैप्टर्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाले हैं, और इसी तरह से आप ये ज्योग्राफी बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको कवर कर लेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे भी हम लोग इसी तरह से एक कर एक सारे के सारे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कवर करेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।